हाँ, तो हम लोग ये जो चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी, इसके अंतर्गत हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और रशिया रिलेशन के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। हालांकि जब हम लोग बात कर रहे थे एंड ऑफ बाइपोलरिटी में, तो उसमें भी हम लोगों ने इंडिया और रशिया के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से इसमें चलेंगे और कंटेंट आप जो एंड ऑफ बाइपोलरिटी है वहाँ से भी लेकर के और आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब इंडिया 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलती है, तो इंडिया के सामने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दो ऑप्शन थे, दो सुपर पावर्स थे। तो इंडिया के सामने दो ऑप्शन थे कि या तो वह अमेरिकी खेमे में जाए या रशिया के खेमे में जाए। लेकिन इंडिया ने एक अपना तीसरा रास्ता निकाला, नॉन एलिजमेंट मूवमेंट का, क्योंकि उसे डेवलपमेंट के लिए अमेरिका की भी ज़रूरत थी और सोवियत संघ की भी ज़रूरत थी। सोवियत संघ के जगह पर रशिया को इसलिए बार बार कहा जाता है क्योंकि जो सोवियत संघ का एक हम कह सकते हैं कि लीडिंग कंट्री थी, और इसका इम्पैक्ट जो था वो सोवियत संघ में सबसे अधिक था। क्योंकि एक तो इसका जो लैंड एरिया था वह भी बड़ा था, उसके बाद इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। इसके यहाँ जो बेसिक फैसिलिटी की हम बात करते हैं वह भी बहुत अच्छी थी। सोवियत सिस्टम के जब कैरेक्टर्स को बताया गया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि केवल एक टेक्नोलॉजी को छोड़ करके, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा रशिया पीछे था। बाकी जितने भी बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे उसके लिए वह क्या करता था, अपने यहाँ ही जो आपके स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं उसको वह एस्टेब्लिश करता था और खुद अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करता था। यह चीज़ें भी हम लोगों ने उसमें सारी देखी थी। कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर अच्छी थी। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ जो सिस्टम थी वह अच्छी थी। यानी कि ह्यूमन के लिए जितने भी बेसिक फैसिलिटी चाहिए थी वह बेसिक फैसिलिटी सोवियत सिस्टम के अंतर्गत उत्कृष्ट लेवल की थी, उच्च कोटि की थी, हम यह कह सकते हैं। तो इंडिया के सामने दो ऑप्शन थे, अमेरिका और रशिया। तो इंडिया ने अपने लिए एक तीसरा रास्ता नॉन एलिजमेंट का चुना, क्योंकि यदि किसी से भी इंडिया अपना संबंध खराब करता, चाहे अमेरिका से और चाहे रशिया से, तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि अभी हाल फिलहाल इसको आज़ादी मिली थी और उसके बाद इसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी कि यह खुद अकेले चल सके। तो डिपेंड तो इसे दोनों कंट्री पर रहना था। इसलिए इसने अपने आप को एक तीसरे फॉर्म के रूप में, तीसरे ऑप्शन के रूप में ये अपने आप को स्टैंड किया और कुछ कंट्री को अपने ग्रुप में रखा। भारत और रशिया के बीच 1940, हाँ जी बोलिए। नहीं, नॉन एलिजमेंट मूवमेंट जो स्टार्ट किया इंडिया ने, तो पहले तो स्टार्टिंग में जो सुपर पावर्स थे उनको लगा कि इंडिया ने बस ऐसे ही एक अपना ग्रुप एस्टेब्लिश किया है। लेकिन जब, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में के जो कन्फ्लिक्ट थे, जब उसको मीडिएटर के रूप में इंडिया आ करके और इजली उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर देता है, तब नॉन एलिजमेंट मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था, या हम कह सकते हैं कि इसका कद जो था, यह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप ऊंचा हो गया। तो उस समय से लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस को मानने लगे और किसी को भी इससे, इंडिया से एतराज़ नहीं था। क्योंकि इंडिया क्या कोशिश कर रहा था, इंडिया पीस के लिए कोशिश कर रहा था, वर्ल्ड पीस के लिए वह प्रयासरत था। तो उससे किसी को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजी क्लियर कर लिया था कि हम क्या करेंगे। न तो हम अमेरिका को ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे और न ही तो हम रशिया को ब्लाइंडली या सोवियत सिस्टम को हम ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। जो सही होगा उसके हम साथ रहेंगे और जो गलत होगा उसको हम इंटरनेशनल फोरम पर क्या करेंगे, उसको हम एक्सपोज करेंगे। तो इंडिया की यह स्ट्रेटजी थी नॉन एलिजमेंट के थ्रू। तो इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि जो सही होगा मैं उसका साथ दूंगा
और जो गलत होगा उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा, उसको एक्सपोज करूंगा, उसको उनकी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि वर्ल्ड पीस मेंटेन रह सके, विश्व शांति व्यवस्था बनी रहे। तो जब कोई भी पीस के लिए कोशिश करेगा तो किसी के द्वारा भी, और इस इंडिया के इस स्टेप का यूएनओ जो था वह समर्थन करता था। तो इसलिए न तो अमेरिका को दिक्कत थी और न ही तो रशिया को दिक्कत थी। हालांकि तब दिक्कत होती थी अमेरिका को या रशिया को जब कभी रशिया गलती करता था और इंडिया पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में चला जाता था, या अमेरिका गलती करता था उस समय रशिया के फेवर में इंडिया चला जाता था। तो उस समय थोड़े से उन लोगों को प्रॉब्लम्स होते थे, फिर भी इंडिया ने अपने आप को मैनेज करके इंडिया अपने आप को आगे ले गया, और फिर इसने अपने आप को प्रूफ किया कि हमें किसी भी सुपर पावर से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करो, बस वर्ल्ड पीस मेंटेन होना चाहिए। आपके द्वारा किसी जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, उनको आपके द्वारा डोमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जो स्मॉल कंट्रीज थे वो खुद सुपर पावर्स के फेवर में जा रहे थे, ताकि उनको की जो इकोनॉमिक डिमांड हो वह फुलफिल हो सके, ताकि उनको वह सिक्योरिटी मिल सके। और जो सुपर पावर्स थे उनको भी स्मॉल कंट्री की ज़रूरत थी। तो वह कहते थे कि यह ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन आप उसकी जो सॉवरेनिटी है उससे छेड़छाड़ मत करो, उसकी जो संप्रभुता है उससे आप छेड़छाड़ मत करो। इंडिया का यह मानना था, और इसीलिए अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन रखने के लिए और अपने सॉवरेनिटी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए ही इंडिया ने सुपर पावर्स को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसको जब हम 1947 से जब हम देखते हैं तो इंडिया और रशिया का जो रिलेशन रहा है वह बेहतर रहा है। इनके बीच में एग्रीमेंट भी हुए हैं, और टाइम टू टाइम जो रशिया है हम कह सकते हैं कि जो रशिया है वो इंडिया का एक अभिन्न मित्र है, जो हमेशा किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है, चाहे वो आर्म बेसिस पर हम कहें, चाहे इकोनॉमिक बेसिस पर कहें, दोनों प्रकार से, या हेल्थ सेक्टर में कहें, इन सभी एरियाज में रशिया ने इंडिया की हेल्प की है टाइम टू टाइम जब इसे ज़रूरत पड़ी। तो और ख़ास करके जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में भी टेक्निकल डेवलपमेंट भी रशिया ने अपना किया, और उसके थ्रू उसने अपने यहाँ आज भी रशिया अपने यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो उसका बेनिफिट इंडिया को भी मिलता है। या एनर्जी प्रोडक्शन की बात हुई, स्टील कंपनियों की बात हुई, बॉक्साइट को प्रोड्यूस करने की बात हुई, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमिक हेल्प होता है, इंडिया को रशिया ने इकोनॉमिक हेल्प पहुंचाई, ताकि इंडिया क्या हो सके, इंडिया ने अपना जो एक एम रखा था सेल्फ इंडिपेंडेंस का, वह उसको प्राप्त करे। इंडिया को इकोनॉमिक रूप से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रशिया ने इंडिया की हेल्प 1947 जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से ही करता रहा है। जब इसको हम देखते हैं, अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने एक पीस एग्रीमेंट किया, और दोनों ने पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, और यह दोनों देशों के साझा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति थी। यानी कि जो सोवियत सिस्टम था और जो इंडिया था, यह दोनों पीस को प्रमोट करने के लिए एक बिंदु पर आकर के खड़े हुए, और इन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक खाका या एक रूपरेखा तैयार किया कि हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, हम किसी भी तरह से इंपीरियलिज्म या कॉलोनिज्म या जो डोमिनेशन का कंसेप्ट है इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। और सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों द्वारा जब 91-92 में जब सोवियत संघ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, 91 में बर्लिन ऑफ वाल को गिराए जाने के बाद, तो फिर 1993 में दोनों के बीच में पुनः पीस एग्रीमेंट होता है, और यह 1994 में जाकर के बाइपोलर एग्रीमेंट के रूप में जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था उसमें वह कन्वर्ट हो जाता है। और उसके साथ 94 में दोनों के बीच में एक मिलिट्रिकल अलायंस भी किया जाता है।
पॉलिटिकल अलायंस और उसके साथ ही तकनीकी जो टेक्निकल अलायंस है, दोनों के डेवलपमेंट के लिए जो एक हेल्पिंग एग्रीमेंट था या हेल्प एग्रीमेंट था, दोनों के बीच में बाइपोलर एग्रीमेंट किया जाता है। और दिन प्रतिदिन यह जो इंडिया और रशिया का रिलेशन है, यह बेहतर ही होता चला गया। और उसके बाद जब 2000 में हम बात करते हैं, तो दोनों देशों ने एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप की, और इस स्ट्रेटजी के बीच में यह हुआ कि रशिया और इंडिया के बीच में आपके एनुअल या 2 इयर्स पर एक सबमिट भी होते थे। इंडिया और रशिया शिखर सम्मेलन अभी पिछली बार की हम बात कर रहे थे और 2018 में हुआ था, 17 और 18 में हुआ था। तो जब 2000 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी आरंभ की, इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा वर्ष 2017 में 2017 को राजनयिक संबंध स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। यानी कि 47 से आपके 17 तक 70 ईयर हो गए थे, और इसके बेस पर ही दोनों ने अपने संबंध को और भी आगे ले जाने के लिए वे संकल्पित हुए। अब इनके संबंध में पॉलिटिकल रिलेशन, हाँ पॉलिटिकल रिलेशन, जो क्योंकि 47 से 2017 तक 70 ईयर होते हैं, तो इन 70 ईयर के बीच में जो इनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशन डेवलप हुए थे, उसके याद में इन्होंने एक अपनी वर्षगांठ मनाई। ठीक है, और उसको स्पेशल ओकेजन के रूप में इन लोगों ने प्रोग्रामिंग की, स्पेशल ओकेजन के रूप में प्रोग्रामिंग इसकी इन्होंने की। उसके बाद जब हम भारत और रशिया के रिलेशन में बात करते हैं, तो कभी कभार जहां एक और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध विवाद मुक्त दिखाई देते हैं, वहीं भू राजनीतिक आयाम में हाल ही में हुए परिवर्तन नए समीकरण की ओर संकेत करते हैं। एक जो आपने अभी आप एक जियो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट पढ़ोगे, तो जियो पॉलिटिक्स के कंसेप्ट में, जियो पॉलिटिक्स में वह कंट्री सुपर पावर होती है या वह कंट्री पावरफुल होती है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज सबसे अधिक होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पर स्ट्रांग होता है, वह जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत सुपर पावर के रूप में उभरता है। खास करके उसमें ड्रिंकिंग वाटर, ऑयल, और उसके बाद मकान बनाने वाली जो लकड़ियां आदि हैं, इनका जिसके पास ऑयल में फ्यूल ऑयल जो ईंधन के रूप में तेल को जाना जाता है, वह, तो यह सारी चीज़ें जिसके पास अधिक मात्रा में रहती है वह, और उसके बाद समुद्री क्षेत्र में जिसका कब्जा अधिक होता है, यह चार जिसके पास पावर होते हैं, वह जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत सुपर पावर के रूप में डेवलप होता है। अब उसके बाद इंडिया और रशिया के बीच में थोड़ी सी अनबन तब हुई जब रशिया और चाइना ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक एग्रीमेंट किया। जब चाइना और रशिया का जब रिलेशन बढ़ने लगा, तो इससे थोड़ी सी इंडिया को प्रॉब्लम हुई। आर्थिक गतिहीनता और अमेरिका एवं यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि बीच में अमेरिका ने जो अमेरिका है वह रशिया के जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्पीड है या जो भी उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है, उस पर अमेरिका ने रोक लगाने की कोशिश की। और अमेरिका के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके द्वारा भी रशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोड़े अटकाने के काम किए गए। तो इसलिए जो रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन है, वह धीरे धीरे जो जिसको बढ़ना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, वह डिक्रीज होने लगी। तो इसके बदले में रशिया ने मुख्यतः यूक्रेन संकट के समय चीन की ओर रणनीतिक पहुंच बनाने के प्रयास किए थे, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की तुलना में चीन के विचार अधिक महत्व रखते हैं। क्योंकि यह जो इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में यदि देखा जाए, तो
कूटनीतिक रूप में तो चाइना जो है इंडिया से अधिक इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के की जो उसकी आइडियोलॉजी है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो उसके स्ट्रेटजी हैं, इसमें वह वर्ल्ड लेवल पर चाइना अपना इम्पोर्टेंस रखता है। और हाल ही के वर्षों में रशिया ने चीन के साथ SU-30 और 30 MK और MK2 फाइटर और विशेष रूप से S-35 और S-400 लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को बेचा। रशिया ने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए उसने क्या किया कि रशिया को कुछ फाइटर्स जेट सप्लाई किए, जो वर्ल्ड में अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। यह जितने भी फाइटर जेट हैं, यह वर्ल्ड में अपना अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इससे इसी वजह से इंडिया और हाँ, नहीं नहीं, मेंशन नहीं करना है इसमें। यह इसलिए यह बताया जा रहा है कि रशिया और इंडिया के रिलेशन में क्यों कड़वाहट आई। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के रिलेशन में कड़वाहट आने का मेन रीजन है कि जब रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी, तो उस समय रशिया ने क्या किया कि उसने चाइना के साथ अपना एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर उसने चाइना को अपने फाइटर जेट सप्लाई किए, जिससे कि यह जो चाइना और रशिया का रिलेशन था फाइटर जेट परचेज और इसको सेल करने का, यह इंडिया को रास नहीं आई। क्योंकि अब रशिया क्या चाह रहा था, अब रशिया एक अपना मार्केट हब तलाश कर रहा था, जहाँ कि वह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, अपने प्रोडक्ट को सेल करे। और इसीलिए रशिया ने क्या किया कि रशिया का जो झुकाव है वह पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ा, ताकि उसके पास जो वेपन्स हैं उसको वह सेल करके और अपने इकोनॉमिक कंडीशन को वह इम्प्रूव कर सके। और रसिया और पाकिस्तान ने एक साथ मिलिट्रिकल जो एक्सरसाइज है उसको भी उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके साथ सिक्योरिटी ट्रेडिंग जो है उसको भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो इन दो चीन को जो फाइटर वेपन्स थे उसको सप्लाई करने, और पाकिस्तान के साथ जब रशिया का रिलेशन बढ़ा और जब उसके साथ मिलिट्रिकल एक्सरसाइज के लिए वह एग्रीमेंट किया और सिक्योरिटी ट्रेड एग्रीमेंट किया, तब इंडिया और रशिया के रिलेशन में कुछ खटासे आई। तो यह भी एक चीज़ें इसके बीच में देखी जाती है। और इसके बाद जब बात किया जाता है तो भारत द्वारा अपनी रक्षा खरीद को विविधता प्रदान की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप USA, इजराइल और फ्रांस जैसे अन्य भागीदार इसमें शामिल हो गए हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है कि अब इंडिया वेपन्स को परचेज करने के लिए, अपने सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, केवल अब यह एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है कि हम केवल रशिया से ही वेपन्स खरीदेंगे। अब इंडिया ने इजराइल से भी वेपन्स, जो फाइटर जेट्स हैं, जो उच्च कोटि के वेपन्स हैं, उसको परचेज कर रहा है, USA से परचेज कर रहा है। अभी आपने देखा कि फ्रांस से रफायल जेट को भी, जो फाइटर जेट है उसको भी इंडिया ने परचेज किया। तो इंडिया अपने अलग अलग ऑप्शंस को देख रहा है कि जहाँ से हम कोई भी वेपन्स जहाँ से भी खरीदें, जहाँ से भी हम फाइटर जेट्स खरीदें, जो हमारे लिए बेहतर की तलाश में इंडिया ने अलग अलग ऑप्शंस अपने तैयार कर रखे हैं। और इस प्रक्रिया ने भी भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित किया, क्योंकि रशिया जो इंडिया का झुकाव था फाइटर जेट के लिए या वेपन्स के लिए, केवल रशिया पर ही इंडिया डिपेंडेंट नहीं हुआ। जब रशिया ने चाइना और पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन डेवलप किया, तो इंडिया ने भी क्या किया कि अपने एम को उसने थोड़ा सा डाइवर्ट किया और अपना जो झुकाव है USA और इजराइल और फ्रांस की तरफ कर लिया। और जिसके बीच
कि थोड़ी सी इंडिया और रशिया के बीच में कड़वाहट उत्पन्न हुई। भारत और रूस के बीच व्यापक रक्षा जो समझौते हैं बहुत जरूरी हैं और हुए भी हैं। इन संबंधों में किसी भी प्रकार की गिरावट भारत रूस संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। यदि यह विवाद अधिक दिनों तक यदि जारी रहता तो भारत और रशिया के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन में गैपिंग बढ़ती जाती है, जो न तो इंडिया के लिए अच्छा था और न तो रशिया के लिए अच्छा था, क्योंकि रशिया के लिए भी एक मार्केट हब के रूप में इंडिया है और इंडिया के लिए जो रशिया है वो क्या करता है, वह इसके लिए जो इसके नीड्स होते हैं उस नीड्स को फुलफिल करने में भी रशिया अपना इम्पोर्टेंट रोल इम्प्लीमेंट करता है, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम सिक्योरिटी लेवल पर भी देखें तो जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी तो उसमें भी रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी लास्ट टाइम पर आकर के, तब जाकर के वह युद्ध खत्म हुआ। हालांकि उस समय इंडिया की हार हुई, लेकिन एक उसको सही मोड़ देने का काम जब रशिया ने इंटरफेयर किया तब उसको देखने को मिला। तो इस तरह से दोनों के जो रिलेशन हैं उसमें उतराव और चढ़ाव कुछ हद तक रहे हैं, लेकिन अधिकांश समयों तक इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वह बेहतर रहा है अन्य कंट्रियों के जगह पर। भारत और अमेरिका के बीच विस्तृत होते संबंध एवं बढ़ता रक्षा सहयोग तथा भारत के अमेरिकी नेतृत्व वाले चतुष्पक्षीय समूह में शामिल होने के कारण रूस ने भारत के प्रति अपनी विदेश नीति में रणनीतिक परिवर्तन किए। जब रशिया ने यह देखा कि इंडिया का जो झुकाव है अब अमेरिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, उसके जो फॉरेन पॉलिसी हैं उसमें कुछ उसने चेंजेस किया, किसके लिए, इंडिया के लिए। अब देख लिया कि यदि हम अपना अड़ियल रुख रखेंगे या अपना हम कड़ा रुख रखेंगे तो इंडिया अब हमारे फेवर में आने वाला नहीं है, और यदि इंडिया फेवर में नहीं आएगा तो धीरे धीरे रशिया भी अलग थलग पड़ जाएगा। तो इसलिए उसने अपने पॉलिटिकल जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें उसने कुछ चेंजेस किए, और रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है उसको उसने थोड़ा लिबरल बनाया इंडिया के लिए। और इसके बीच में जब हम सहयोग के संभावित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि रक्षा साझेदारी में भारत के विविधीकरण के बावजूद भारत की रक्षा सूची में अभी भी 70% रूस का योगदान है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो आपके इंडिया को सिक्योर करने में या इसको सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वेपन्स हैं या फाइटर जेट्स हैं उसको सप्लाई करने में जो रशिया है उसका आज भी 70% रोल है। वस्तुतः यदि परमाणु पनडुब्बियों जैसे कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में देखा जाए तो रूस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। तो अभी भी दोनों के रिलेशन अच्छे हैं। और एक तरह से अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि यदि ईरान से गुजरने वाला अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण गलियारा INSC और वालिदिव्यसिक चेन्नई समुद्र मार्ग प्रारंभ हो जाता है तो रूस और भारत के बीच व्यापार के क्षेत्र में अभी भी सुधार की संभावनाएं विद्यमान है। यानी कि एक तो पहले से ही जो समुद्री व्यापार की प्रक्रियाएं हैं, यदि यह रास्ता पूरी तरह से खुल जाता है और यह प्रारंभ हो जाता है INSC, तो भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार की संभावनाएं हैं वह और भी अधिक बेहतर होंगी, वह कम नहीं होंगी। तो इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। और उसके साथ ही रूस के साथ जो इंडिया का है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसका हेल्प है, और दोनों एक दूसरे से अपने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को भी साझा करते हैं, और जो दोनों के रिसर्च होते हैं उस रिसर्च हम कह सकते हैं म्यूचुअल रिसर्च दोनों के साथ किए जाते हैं, और वह म्यूचुअल रिसर्च के बेस पर दोनों अपना एक दूसरे का दोनों हेल्प करते हैं। और इसमें खास करके एक जो इनके बीच में वर्क किया जाता है वो
एनर्जी के लिए किया जाता है, एनर्जी रिसोर्स के लिए। तो इसमें भी दोनों के जो रिलेशन हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग में, तो दोनों के रिलेशन अच्छे हैं। और उसके बाद जब हम प्राकृतिक साधनों की बात करेंगे, तो जिसमें लकड़ी हो गया, उसके बाद जो एग्रीकल्चरल टूल्स हो गए, एग्रीकल्चरल टूल्स और जो कुछ फर्नीचर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो वुड हैं, जो लकड़ियां हैं, उसकी जो उच्च क्वालिटी की, उसकी भी व्यापार रशिया से इंडिया में होता है और इंडिया से रशिया में होता है। तो यह सारी चीज़ें भी दोनों के रिलेशन को अच्छा बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रूस और चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता पर गंभीरता से विचार कर रहा है तथा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान के माध्यम से जापान, वियतनाम और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करने का भी प्रयास कर रहा है। अब रशिया क्या कर रहा है कि रशिया की जो धीरे धीरे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो चाइना की तरफ बढ़ रही थी, उसको अब धीरे धीरे वह कम कर रहा है और चाइना से हट करके जो ईस्टर्न एशियन कंट्री हैं उनके साथ और आसियान कंट्री के जो मेंबर हैं उनके साथ अपने रिलेशन को जो रशिया है वह डेवलप करने की कोशिशें कर रहा है। इन देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों को देखते हुए भारत इन संबंधों के संचालन के रूप में रूस की सहायता कर सकता है। यह एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि रशिया का जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बनाने में इंडिया उसकी हेल्प कर सकता है रशिया की। इसलिए भी दोनों के संबंधों में अभी भी कड़वाहट की स्थिति नहीं है, दोनों के रिलेशन बेहतर हैं। यदि भूसामरिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत और रशिया के संबंध में गिरावट आने से परिधि बनाम केंद्र प्रतिस्पर्धा और भी कठोर हो जाएगी, जो अभी केवल आकार ही ग्रहण कर रहा है, जिसमें जहां एक और भारत मध्य एशिया से बहिष्कृत हो जाएगा, वहीं रूस की चीन पर निर्भरता में वृद्धि हो जाएगी। यदि रशिया और इंडिया के रिलेशन में कड़वाहट आती है तो जो रशिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वह चाइना के ऊपर डिपेंडेंट, वह पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, जो किसी भी हद तक रशिया के लिए सही नहीं हो जाएगा। और वहीं इंडिया के साथ क्या होगा कि इंडिया का जो मिड एशिया से रिलेशन है वो धीरे धीरे उसमें गैपिंग आ जाएगी। तो इसलिए दोनों के बीच में कठोरता या कड़वापन जो आएगा उससे दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं है, इंडिया को भी फायदा नहीं है और रशिया को भी फायदा नहीं है। इन सभी मतभेदों के बावजूद भी वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में रशिया और इंडिया के बीच में हुए, जिसमें जो जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेज आ रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ और परस्पर विश्वास का पुनर्निर्माण करने के दिशा में एक दूसरे को हेल्प करने को लेकर के इनमें अपने सुझाव दिए गए और समझौते किए गए। उसके बाद जब हम कुछ पॉइंट्स के रूप में जब हम इनको देखते हैं तो दोनों देश रक्षा, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं तेल और गैस क्षेत्रों में भी एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो और इनके बीच में आज भी जो सुरक्षा से संबंधित एग्रीमेंट है वो स्टार्ट हैं, वह अभी बंद नहीं हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और इसको अभी मैं
इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस नोट्स को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इस तरह से यह आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका इस बुक में,